हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सामान्य हिंदी का चौथा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक वर्णमाला के व्यंजन टॉपिक के ऊपर कि व्यंजन क्या होता है और व्यंजन के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक है आपके स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन सारे के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो बने रहिए हमारे इस लेक्चर के साथ। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे साथ नए नए जुड़े हैं अभी, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो था वर्णमाला का स्वर वाला चैप्टर। ठीक है, तो स्वर में हम लोगों ने जाना था कि स्वर किसे कहते हैं, फिर स्वरों के भेद के बारे में जाना था कि बोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फिर स्वर ठीक है उच्चारण के आधार पर जो समय लगता था उसके आधार पर भी देखे थे हम लोग। ठीक है, और ये भी जाने थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो भी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप जा करके स्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है व्यंजन से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्वर में क्या पढ़े थे कि स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी स्वर का उच्चारण करते समय हमको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसको स्वर बोला जाता है। लेकिन व्यंजन क्या होता है? व्यंजन एक ऐसा वर्ण है जिसको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको बोला जाता है व्यंजन। आप लोग लिख भी सकते हैं इस बात को, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए व्यंजन की जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती हो उसको व्यंजन बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से जो व्यंजन होते हैं वो 33 प्रकार के होते हैं, जो क से लेकर के और ह तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आपके क से लेकर के और ह तक। ये जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 33। आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 25 25, 4 29 और 4 33। और ये जो आपके व्यंजन है ये लोग संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। और ये जितने भी व्यंजन मैंने लिखे हैं इसमें से कुछ व्यंजन स्पर्शी व्यंजन है, कुछ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, कुछ व्यंजन उष्म व्यंजन है आपके, और कुछ आपके क्या हैं संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों, जो स्पर्शी व्यंजन है इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, ये जो लोग हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये लोग स्पर्शी व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके, ठीक है, जो य से लेकर के और व तक आते हैं, इनकी संख्या ये होती है। और ये लोग कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद हम लोग उष्म व्यंजन की बात करें, उष्म व्यंजन ये लोग होते हैं, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन ये लोग होते हैं। अब इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आपने बोला कि व्यंजन होते हैं 33, आपने बोला कि स्वर होते हैं 11, तो फिर टोटल वर्णों की संख्या 52 कैसे हो गई? तो दोस्तों, वो 52 इस तरह से हो गई कि इन सभी लोगों को मिला दिया जाता है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 25, 4 29, 4 33, 4 37। और आपके 2 व्यंजन और आते हैं जिनको हम लोग द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या होते हैं वो लोग? द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन, उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और जैसे आपके ड हो गए और ढ हो गया, ड और ढ जो होते हैं वो लोग द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब इन सभी लोगों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि इनको स्पर्शी व्यंजन क्यों बोला जाता है, इनको अंतस्थ व्यंजन, इसको उष्म व्यंजन, इसको संयुक्त और इसको द्विगुण व्यंजन क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं इन लोगों पे। और टोटल अगर 52 वर्ण है, जैसे अगर वर्णमाला आपकी 52 है ना, आप लोग जानते हैं, तो याद कीजिए जो स्वरों की संख्या थी वो मूल स्वर कितने थे आपके? ठीक है, 11 थे।
ठीक है, री को लेकर के 11 थे ना, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि उच्चारण में री को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, लिखित तौर पे री को काउंट किया जाता है, लेकिन उच्चारण में री को काउंट नहीं किया जाता। तो री को लेकर के 11 थे और 2 और जुड़ जाते थे, कौन कौन से? अंक और अह अनुस्वार वाले। तो 11 वो और 2 ए मिलकर के हो जाते थे कितने? ठीक है, 13। और फिर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 25, 4 29, 4 33, 4 37 और 2 39। तो टोटल जो हमारी वर्णमाला हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 52। तो इसमें आप लोग कतई कंफ्यूज ना होइएगा कि स्वर कितने होते हैं, मूल रूप से स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, है ना, मूल व्यंजन कितने होते हैं, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी अगर क्वेश्चन आता है कि स्वर कितने होते हैं तो आप लोग 11 पे ही टिक करेंगे। कभी आता है क्वेश्चन कि व्यंजन कितने होते हैं तो आप लोग 33 पे ही टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो अंदर से हवा आती है और हमारे मुख से होकर के और बाहर निकलती है, और हमारे मुख से बाहर निकलती है तो वो हवा कहीं ना कहीं हमारे मुख में स्पर्श करती है। ठीक है, तो हमारे मुख में, ठीक है, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे हवा स्पर्श करती है, जैसे आपका कंठ हो गया, उसके बाद कंठ के ऊपर वाला, थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा एकदम पीछे की साइड तालव्य हो जाता है। उसके आगे जब आएंगे तो थोड़ी आपकी जीवा है, जीवा के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको तालव्य बोला जाता, उसको मूर्धन्य बोला जाता है। उसके थोड़ा सा आगे आएंगे तो दांत के पास, दांत, आधा दांत और आधा, है ना, उधर, उसको बोला जाता है दंत। फिर आपके जब हवा जब निकलती है, जब आपके ओंठ से स्पर्श करती है तो उसको बोला जाता है होस्ट। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे मुख में 5 ऐसी जगहें हैं जहां हवा आकर के स्पर्श करती है। कौन कौन से स्थान है? एक तो होता है आपका, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर बाद में देख लिया जाएगा। एक तो होता है आपका कंठ, ठीक है, एक होता है आपका कंठ, दूसरा होता है आपका तालव्य, ये तालु होता है, इसी को बोला जाता है तालव्य, तालव्य। फिर उसके बाद आपका मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य। फिर उसके बाद आपका आता है दंत, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? ओष्ठ। दोस्तों पेशेंस बना के रखिएगा, आई होप आज की क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, और ये जो वर्णमाला हमारी सजाई गई है, ये भी इसको सजाने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसको जैसे उठाया गया है लगा दिया गया है। इसको सजाने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखा गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को माना गया है, उसके बाद इनको सजाया गया है। और जब हमारी हवा निकलती है तो सबसे पहले जहाँ पे वो टकराती है, सबसे पहले जहाँ पे टकराती है उसको पहले, उसके बाद जहाँ पे टकराती है उसको बाद में, और जहाँ पे लास्ट में टकराती है उसको सबसे बाद में रखा गया है। जैसे देखिए, ये आपका है कंठ से, इसमें इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी हैं क से लेकर अंगा तक, इसको अगर आप बोलेंगे तो आप ये पाएंगे कि ध्वनि क्या हो रही है, हमारे कंठ से आ रही है। बोल करके देखिए हमारे साथ, क, क, ख, ग, घ, अंगा, यहां से आ रही ना आवाज, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंठ। चौ को बोल करके देखिए तो जहां से इसकी आवाज आ रही थी उसके थोड़ा सा ऊपर से आएगी, और ठीक है पिछले भाग से आएगी, जहां से आपका खाना जो आप भोजन करते हो, जहां से वो ऐसे होता है। ये आपका अगर सपोज ये आपका मुंह है, ठीक है, ये आपका मुंह, यहां से आप खा रहे हो, ये तो आपका कंठ वाला हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो तालव्य वाला हिस्सा है, और इसको बोला जाता है मूर्धन्य वाला हिस्सा। ये जो दांत के पास वाला हिस्सा है उसको बोला जाता है दंत वाला हिस्सा, और यहाँ पे आपका होंठ है तो इसको बोला जाता है ओष्ठ वाला हिस्सा। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कंठ, इसको तालव्य, इसको मूर्धन्य, इसको दंत और इसको ओष्ठ। तो अभी जो च, छ, ज, झ, ये जो आवाज आ रही है वो कहाँ से आ रही है? आपके यहां से आ रही है, ये तालव्य वाले से। तो इसको क्या बोला जाएगा? तालव्य, तालव्य। फिर उसके बाद इसको बोलने की कोशिश किया, ट, ठ, ड, ढ। देखिए आपकी जो जीवा है, जीवा इससे जाकर के टकरा रही है, यहाँ पे टकरा रही है, और यहाँ से स्पर्श करते हुए हवा क्या कर रही है? बाहर आ रही है।
तो ये किससे टकरा रही है? हमारे मूर्धन्य से। तो ये हो जाएगा आपका मूर्धन्य। अब बोलिए त, थ, द। अब देखिए जो आपकी जीवा है वो यहां टकरा रही है आपके दांत से, त, थ, द, ध, और हवा देखिए वहां के बाद, वहां पे टकराने के बाद क्या कर रही है? बाहर निकल रही है। तो इसको बोला जाता है दंत। आई होप बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये सारी चीजें। अब ओष्ठ वाली बात करते हैं। देखिए प, फ, ब, भ, म, ये जो वर्ण है इनको बोलने के लिए हमको अपने ओंठ का सहारा लेना पड़ रहा है, और जो हवा आ रही है वो ओठों से क्या कर रही है? टकरा रही है। ठीक है, तो ये कौन से हैं? आपके ओष्ठ वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि स्पर्शी व्यंजन में हवा हमारे मुख में जहां जहां स्पर्श कर रही थी उसके आधार पर जो व्यंजन है उनको सजाया गया है, जो क से लेकर के और म तक हैं। इनकी संख्या है 25 और इनको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, ये होता है कंठ, ये तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंत और ये ओष्ठ। अगर आपको इनको याद करना है तो एक ट्रिक लिख लीजिए, KTM2। KTM नाम करके एक बाइक आती है। ठीक है, तो कोई अब किसी से मांग रहा है KTM बाइक दिला दो, KTM बाइक दिला दो, तो उसके तहत आप इसको याद कर सकते हैं KTM और 2, K से कंठ, T से तालव्य, M से मूर्धन्य, D से दंत और O से ओष्ठ। आई होप आप लोगों को अब स्पर्शी व्यंजन समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अंतस्थ व्यंजन। देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन जो होता है उसको अर्धस्वर भी बोला जाता है। अर्धस्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। वो न पूरे स्वर होते हैं और ना ही पूरे व्यंजन होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन। और ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये ठिकर के किन किन लोगों से मिलकर के बने होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। उसके पहले देखिए ये जो 5वां वर्ण है इसमें, इसको हम लोग जो आपके कंठ वाला, तालव्य वाला, इसका जो 5वां वर्ण है इसको बोला जाता है पंचाक्षर। पंचाक्षर, पंचाक्षर, पंचाक्षर। ठीक है, इसको पंचाक्षर भी बोला जाता है। ठीक है, ये 5वां अक्षर। बात करते हैं हम लोग अंतस्थ की। तो अंतस्थ में जो य होता है, यह देखिए किससे किससे मिलकर के बना है आपका? ई और अ से। र किससे मिलकर बना हुआ है? र प्लस अ से। ये किससे किससे मिलकर के बना है? ल प्लस अ से। ये किससे किससे मिलकर के बना है? आपका उ और अ से। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यह किससे किससे मिलकर के बना है, र किससे किससे मिलकर बना है, उ किससे किससे मिलकर बना है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि उच्चारण स्थान क्या क्या है। कभी कभी यह भी पूछ जाता है कि र का उच्चारण स्थान क्या है, ल का उच्चारण स्थान क्या है और व का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके बारे में लिख लीजिए। देखिए य का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? य का उच्चारण आपके कहाँ से हो रहा है? याद कीजिए, याद कीजिए। य आपके तालव्य से, इसका जो उच्चारण हो रहा है वो तालव्य से आ रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तालव्य। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तालव्य माना जाता है। और र का देखिए, र का उच्चारण स्थान क्या है? र मतलब आपके मूर्धन्य से टकरा रहा है वो, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। ठीक है, ल का देखिए, ल ये आपके दांतों से टकरा रहे हैं ना आपकी जुबान, तो ये हो जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। व जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो दांत हैं और आपके जो होंठ हैं वो दोनों काम कर रहे हैं, और हवा जो आ रही है वो दांतों से भी टकरा रही है और होंठों से भी टकरा रही है। तो ये कौन से हो जाएंगे? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। ठीक है, तो
अंतस्थ व्यंजन आप लोगों ने जाना, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये लोग किससे किससे मिलकर के बने होते हैं यह भी आपने देख लिया। य को तालव्य है ना, य का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है, जो र का उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य है, जो आपका ल का उच्चारण स्थान है वो दंत है, व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्तों ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं कि जिनको बोलने में हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, ठीक है, जिनको बोलते वक्त हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। आप लोग महसूस करके देखिए, श श श स, ठीक है, इनको बोलने में हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, तो उसी को बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। और ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपका श, श, स और ह। देखिए स, इसको बोलने के लिए तालव्य, मतलब तालव्य से इसका साउंड आ रहा है, बोल करके देखिए। श मतलब ये सलजम वाला स है, सलजम वाला स, ठीक है। इसको बोलने के लिए जो इसका उच्चारण स्थान है वो कहाँ पे है, आपके तालव्य से, बोल करके देखिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये जो षटकोण वाला स है, षटकोण वाला स, श, इसको मूर्धन्य, इसको बोलते टाइम जो हमारी जुबान है वो मूर्धन्य से क्या कर रही है, टकरा रही है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है मूर्धन्य। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, मूर्धन्य हो जाता है। ये जो स है, सपेरा वाला स, ये कौन सा स है, ये सपेरा वाला स है, ये सलजम वाला स है, और ये क्या है, षटकोण वाला स है ना, षटकोण, ये षटकोण वाला स है और ये सपेरा वाला स है। तो सपेरा वाला स जो है वो दंत से, जो आपकी जुबान होती है वो दांत के पास टकराती है, स स, ठीक है, इसको बोला जाता है दंत। और ह जो है, ह, ये देखिए आपके कंठ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है ना, ह, बोल करके देखिए, तो इसको बोला जाता है कंठ। तो देखिए आपने क्या जाना ऊष्म व्यंजन के बारे में, कि जिसको बोलने से अपने मुख से गर्म हवा बाहर आती है उसको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। और इनकी संख्या क्या है, 4 होती है। और इनका उच्चारण स्थान भी हम लोग देख लिए। उच्चारण स्थान क्या है, इनका तालव्य है, इनका मूर्धन्य है, इसका दंत है और इसका कंठ है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, यानी इसके बारे में। ये आपका क्या है, ये आपका है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन बोलने का मतलब दोस्तों ये है कि जो व्यंजन 2 लोगों के सहयोग से बना है, जो व्यंजन 2 लोगों के सहयोग से बना है उसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब देखा जाता है कि यह किससे किससे मिलकर के बना है। तो जो आपका स्र है, स्र आपका किससे किससे मिलकर के बना है, एक तो आपका क प्लस मूर्धन्य स। यहाँ पे क में हम लोग जब हलंत लगाते हैं, एक बात नोटिस करिएगा, क में जब हम लोग हलंत लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कि हलंत क्यों लगाते हैं, तो हम लोग इसको बिना स्वर के बोला जाता है, यानी सपोर्ट नहीं रहता, उसमें स्वर नहीं होता, सिर्फ क बोल देते हैं, क ख ग, ऐसे जो बोला जाता है, तो इसमें स्वर का सपोर्ट नहीं लिया जाता। तो ऐसे व्यंजनों को क्या बोला जाता है, और ऐसे व्यंजनों के नीचे हम लोग हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, और जिनके साथ स्वर का इस्तेमाल किया जाता है उनके साथ हलंत नहीं लगाया जाता, क्योंकि आप लोग पहले ही जान चुके हो कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर के सपोर्ट से बोले जाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ क, तो इसमें कहीं ना कहीं अ क्या है, छिपा हुआ है स्वर के रूप में। कहीं अगर मैं बोल रहा हूँ ख, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अ छुपा हुआ है स्वर के रूप में। तो मतलब व्यंजनों को स्वर के सहायता से ही बोला जा रहा है, बिना स्वर की सहायता लिए उनको नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो देखिए ये किससे किससे मिलकर बना है, स्र आपका, छ आपका, क और स से। बात करते हैं त्र की, तो त्र किससे किससे मिलकर के बना है आपका, एक तो मिलता है त प्लस र, त प्लस र से मिलकर के बना है आपका त्र। बात करते हैं स्र की, कि स्र किससे किससे मिलकर के बना है आपका, तो ए मिलके बना है श प्लस
र से ए बना है आपका श्र। बात करते हैं ज्ञ की, तो ज्ञ किससे ठीक है मिलकर के बना है आपका, तो ए बना है आपका ज प्लस यहां से आपका ज्ञ बना है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन कहते हैं किसे, मतलब दो लोगों के मिलने से जो व्यंजन बनता है उसको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, इसको थोड़ा मैं मिटा दूंगा तो आसान हो जाएगा। एक स्नैपशॉट ले लीजिए जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं छ के उच्चारण स्थान की, कि छ का उच्चारण स्थान क्या है, त्र का उच्चारण स्थान क्या है और आपके स्र का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए जो छ है आपका, जो छ को बोला जाता है छ छ छ, छ को बोलने में पहले मूर्धा से स्टार्ट, मतलब मूर्धन्य से स्टार्ट हो रहा है और कंठ तक जा रहा है। छ मतलब हमारी जुबान पहले मूर्धा से टकरा रही है, फिर वो हमारा मुंह खुल जा रहा है और पूरा बाकी का साउंड जो आ रहा है हमारे कंठ से आ रहा है। मतलब छ छ छ, छतरी वाला छ, तो इसको बोला जाता है कंठ मूर्धा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कंठ मूर्धा। कंठ मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ मूर्धा। अब त्र देखिए, त्र का उच्चारण स्थान क्या है, त्र में जो हमारी जुबान है पहले हमारे दांतों से टकरा रही है, फिर उसके बाद आपका कंठ से बाकी आवाजें आ रही है, तो इसको बोला जाता है दंत मूर्धा। दंत मूर्धा, एक तो आपका कंठ मूर्धा और दूसरा आपका दंत मूर्धा, दंत मूर्धा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्र के बारे में कि स्र की आवाज कहां से आ रही है। तो स्र में देखिए, श्र पहले तो आपकी जो हवा आ रही है वो आपके तालू से टकरा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है, इसलिए इसको तालु मूर्धा, तालु मूर्धा। और ज्ञ को उसी तरह से रहने दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो बात हो गई आपके स्पर्शी की, अंतस्थ की, उष्म की और संयुक्त की। तो सबके बारे में आप लोगों ने जान लिया कि यह कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ क्या होता है, ये भी जान लिया आपने। कौन कौन से इसमें व्यंजन आते हैं वो भी जान लिया आपने। पंचाक्षर कौन से होते हैं, फिर उसके बाद आपके अंतस्थ में कौन कौन आते हैं, ये अंतस्थ था, अंतस्थ में कौन कौन आते हैं इनका, है ना, और ये किस किस से मिलके बने होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। फिर आपने जाना कि उष्म कौन कौन से होते हैं, ये तो आपके उष्म थे। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये स था और ये ह था। ये श जो है आपका, ये आपका मूर्धन्य था। स क्या था आपका, दंत था, दंत, और ये था कंठ। तो इसके बारे में भी आपने जाना उष्म व्यंजन क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपने जाना कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन किससे किससे मिलकर के बने होते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, दो ऐसे वर्ण होते हैं जो होते हैं, जैसे आपका प्र हो गया। प्र, इसको उच्चारण के तौर पे नहीं देखा जाता है, इसको जब हम लोग लिखते हैं कभी तो इसका इस्तेमाल करते हैं। प्र हो गया और आपका द हो गया। तो ये किससे किससे मिलके बना होता है, एक तो प से आधा, प प्लस र और ए द प्लस अ। ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा अपनी नॉलेज के लिए। अभी तो ये इसके लिए नहीं है, ये बस अपने नॉलेज के लिए आप लोग रखिएगा कि प्र जो होता है वो प और र से, ध जो होता है द और अ से मिल करके, सॉरी द और य से, ठीक है, और नहीं द और य से मिलके बना होता है। अब अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे दोस्तों तो हम लोग देखेंगे, अभी तो व्यंजन का टॉपिक ही चलेगा। व्यंजन में आज हम लोग तो 4 टॉपिक ठीक है क्लियर कर चुके हैं और होपफुली आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। अगला अभी बचा हुआ है हम लोगों का अल्प प्राण, महाप्राण, उसके बाद सघोष और अघोष के बारे में बात की जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि किससे हवा ज़्यादा निकल रही है, किसमें हवा कम निकल रही है, किसमें मुंह ज़्यादा खुल रहा है, किसमें मुंह कम खुल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में। तो इस क्लास को, अगर एक क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। ठीक है, आप लोगों का मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।